दो पेटी फड़िया गया। तो हम लोग सिंघू बॉर्डर पे खड़े हैं और हम लोग आज इस आंदोलन में साथ आए हैं आपके। तो मैं ये जानना चाहता था कि जैसे हम लोगों के जीवन का ये पहला अनुभव है कि हम इस तरह का आंदोलन देख रहे हैं, आपका अपना अनुभव क्या है इस आंदोलन को लेकर? नहीं, मैं ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ सहयोग होएगा तो ये तो बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या केवल किसानों के ऊपर हमला है या आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार? नहीं नहीं, ये किसानों को एक हिस्से में किसानों को गुमराह कर रही है तो फिर ये सारे नागरिकों का हनन है। जैसे एयर इंडिया को बेच दिया सबको, उसके जो अड्डे हैं वो बेच दिए, ये BSNL बेच एक कार में है वो बेच जाएगा, रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं, सब हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुलाजमों को धक्के से निकाल रहे हैं, बैंकों को ख़त्म कर रहे हैं, सरकारी बैंकों में उसको प्राइवेट कर रहे हैं। ऐसे जो सब पर आएगा, जो हिंदू मेरा वीर है, जो मोदी भक्त है, उसके भी घर में रोटी नहीं पकेगी, वो भी ऐसे ही होगा। मगर उसको आगे कर उसकी आड़ में ये कर रहे हैं। उसको भी आना चाहिए और पूरी बीजेपी पार्टी को भी आना चाहिए, उसमें भी किसान के बच्चे हैं। जैसे राजनाथ सिंह से जो 13 च इत्थे दिल्ली च किसानों का आंदोलन हुआ, उसने बोला मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट करेंगे, लागू कर देंगे और किसानों को सहूलत देंगे। वो कहाँ बैठा है? उसको इस्तीफा देना चाहिए और देश का हीरो बने, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आगे आए। जो अन्ना हजारे कहाँ है? वो बीजेपी की सरकार लेना चाहता था। एक लंगड़ा लुंगड़ा डुड्डा जा है, उसका मुंह भी बिंगा है, वो फुड़कता है जैसे बंदर फुड़कता है, उसको भी आना चाहिए। उसको बाबा नहीं बोलना, उसको रामदेव राम बोलो उसको, वो तो बिजनेस कर रहा है साला, उसको आना चाहिए। ये किसानों को बोलता है मैं किसानों का बेटा हूं, मैं किसानी करता हूँ, वो तो आदमी मार के इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली उसने है। उसको मेरे पास मेरा बेटा भाई बहन जो फौज में है वो बोल रहा है मेरे पिता पर ऐसे करेगा तो हम भी बॉर्डर से इधर आ जाएंगे। मैं भी बॉर्डर पर आया हूँ, मैं 2 लड़ाइयाँ आप फौजी को सलूट करता रहा और उसको राशन पानी देता रहा है। 99 की लड़ाई में, 72 की लड़ाई में, तो आप नहीं करेंगे। अब क्यों करेंगे कि मेरा देश है? ये तो हम किसानों को बोलते हैं पाकिस्तान का है, ये आतंकवादी है। जब किसान आतंकवादी है तो मैं इसका फौज का क्यों करूं? इतना हमारे पर गुस्सा है। जो हमारे उधर से आया है आदमी, वो बोलता है हमें गोली मार दो बस, और कुछ नहीं। ये मेरे नागरिक, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास आधार कार्ड है, वो इंडिया का है, तो हमें क्यों बगाना समझा जा रहा है? अच्छा, यही है बाबा जी कि कुछ दिन पहले ऐसे ही नागरिकता कानून लाए और उन्होंने कहा कि हम कुछ बाहर घुसपैठी आ गए हैं, हम उन्हें बाहर करेंगे। वैसे ही एक आंदोलन चला। अब इनमें भी कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा लगती है सरकार की? इसके पीछे प्राइवेट सब कुछ कर देगा। इसकी मंशा ये है, मतलब ये नागरिक जो सिटीजन है भारत के, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी है, बहुत कौमें हैं यहाँ पर, उसको दबाना चाहता है। उसको दबा कर एक पार्टी का राज करेगा, ये उसको अपनी मर्जी से चलाएगा। ये है इसकी मंशा। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आम सिटीजन सब नागरिकों को इकट्ठा होके और इस संघर्ष में होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए पूरे नागरिकों। ये डेमोक्रेसी ਨੂੰ बचाना वा, ये डेमोक्रेसी लोगों का राज होता है, लोगों वास्ते होता है। ये लोगों वास्ते है। जो 20-25 लाख आदमी तो कितना ट्रैक्टर खड़ा करके, मैं आया हूँ, मेरा मगर बच्चा है, उसका मैं फीसदार नहीं है, मेरा जो 2-4 डंगर है मेरे पास, उसका पट्ठा खेती बाड़ी करनी, मैं बेला थोड़ा हूँ। इसको भी सोचना चाहिए। मैं 60 साल का हूँ, ये 67 साल का है ना मोदी, इसको बोलना मेरे से तोड़ के दिखाए, मैं पट्टा काटेगा तो आना, इसको पता लगेगा ये कापत होने वाला है कि किसान है।
जो कोई भी है, अगर मेरी उम्र का है तो उसको बोलो रात 10 बजे 12 बजे उठ के मुँह बनेगा, पानी लगाएगा खेतों में। 12 बजे बिजली आती है तो 12 बजे उठते हैं हम। तो मेरा घर में बहुत दुखी है आदमी, क्या करेगा हम वहाँ पर पट्टा डालना है, खेतों में जाना है, कनक का मौसम है, उसको सिंचाई करनी है, उसकी सिंचाई करनी है, उसमें रे खाद पानी है, तो कौन पाएगा वहाँ? उसका पट्टा डालना है। मेरा जो डंगर है, जो माल है, दूध देता है, उसको फिर कोई सामान ले आना है। मैं पिंड में हूँ, पिंड से मैं अपने खेतों में बैठा हूँ। तो जो ये तीनों नागर जो बिल है ना, वो फांसी का फंदा है किसानों के लिए और देश के लिए। तो ये सरकार बोल रही है कि ये तो किसानों के फायदे में है। इसको तो किसानों का नहीं पता भी किसान कौन होता है। इसको नहीं पता किसान कौन होता है, क्या करता है, क्या कितने बजे उठता है। इसको बोलो हमें डीए दिया है, हमें कहीं जाने में घूमने में पैसा दिया है। बिल्कुल सही। जो मुलाजिम होता है उसको क्या क्या देते हैं। मैं वो भाई का मैं साथ हूँ, मगर हमें भी बाहर विदेशों में घूमने के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट से। हमें भी सोचता चाहिए चंगे अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करना के। क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? हमें भी सारियाँ चीज़ें सहूलता फैसिलिटियाँ चाहिए। मैं कच्चे रोडों पर जाके अपना काम करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे को पक्का नहीं चाहिए रोड, मेरे को अच्छा पानी नहीं चाहिए, मेरे को 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए। तो पिंडों में आन के गाँव में देखो कैसे हालत है। ये बोलता था मैं सारे गांव को बिजली दे देगा। मेरे पंजाब में तो गांव में है लाइट है, मगर आज ये कमती है कि बिहार के गांव में तो किसी कहीं नहीं बत्ती। बिहार और मैं देखा उड़ीसा उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, वो भी इसका नागरिक है। ये एक सवाल इसी में लोग पूछते हैं कि उस तरफ के किसान नहीं आंदोलन कर पा रहे हैं, उनके पास जमीनें बहुत कम है और या नहीं है, बहुत गरीब हैं, तो शेम है इसकी। ऐसे प्रधानमंत्री पर शेम है। मुझे हंसी आती है, ऐसा प्रधानमंत्री जो इसका गरीब आदमी है उसके बारे सोचते ही नहीं हो। ऐसा प्रधानमंत्री मैं नहीं देखा कभी। अपने देश के नागरिकों अब गरीब हैं तो उसको ऊपर चुकिए, अडानी बानी को ऊपर चुकिए। इसको शर्म नहीं आती, उसको कोई पूछता नहीं है। कोई पत्रकार उसके दोबारा नहीं जाएगा। अभी कोई पत्रकार यही बोलेगा अत्यावादी आ गया, भकवादी आ गया, जो सरदार हैं ये ऐसे हैं, इसके पास इतना इतना मोबाइल है। तो मेरे पास मोबाइल है तो मैं मेहनत करता हूँ। अभी आइए ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाएगा कैसे कबूतर कैसे कुत्ता पालना है। आइए मेरे कुत्ते के साथ खेलें आप। मोर को सिर मारो ये मोदी दे। अच्छा, आखिरी सवाल बाबा जी कि ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल खतरे में हिंदू इस वेले। बीजेपी खत्म कर देगा हिंदू को। उसका बच्चा को, उसका पोतरा को खड्डा खोद रहा है, खड्डे में डाल के उसको ऊपर मिट्टी पा देगा हिंदू को। बिल्कुल वो ठीक कह रहा है। हिंदू को अभी खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे को भी कूटेगा, मुसलमान भाइयों को भी कूटेगा, जैनियों को भी कूटेगा, मगर से हिंदू कुटे आ गया, हिंदू खड्डे में पै गया। बिल्कुल सही उसका बात। बीजेपी से ही खतरे में है। बीजेपी के बीजेपी को भारत के देश को अखाड़ फेंकना चाहिए। इसके कल्ले कल्ले आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं 60 साल का आदमी। अंकल कि ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है और वो बीजेपी से ही खतरे में है, बल्कि मैं यहाँ तक समझता हूँ कि एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, तो अभी आप ये कह रहे थे कि ये जो सरकार है वो कॉरपोरेट की मदद से, अडानी अंबानी की मदद से ये सब कर रहा है, और इसको पूरा करने में या उसके इस मंसूबे को लागू करने में जो ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है, ज़मीनी समर्थन जो मिल रहा है, वो इनफैक्ट आरएसएस या संघ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ज़मीन उनके लिए वो तैयार करता है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनके लिए काम करते हैं फील्ड पे, ज़मीन पे, वो माहौल बनाने का काम करते हैं इस तरह का।
और वो ही जो है इनकी मदद कर रहा है, जिसकी मदद से जिसकी वजह से ये दोबारा से भी सत्ता में आए, या कई बार इलेक्शंस में भी इस तरह की मदद वो मतलब अक्सर इलेक्शन में वो इस तरह की मदद करता है, ग्राउंड लेवल की मदद करता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये तो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है ही है, कॉरपोरेट है ही है, आरएसएस इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रोल प्ले कर रहा है अपने ही मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क के वासियों के ख़िलाफ़, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, और एक ख़ास किस्म की संस्कृति को वो लागू करना चाह रहा है। वो ये नहीं चाहता है कि इस देश में विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, वो चाहे सिख हों, दलित हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, महिलाएं हों, स्टूडेंट्स हों, छात्र हों, ठीक है, उन सब को वो कमज़ोर करना चाहता है, वीक करना चाहता है, ताकि एक ख़ास किस्म की परंपरा, एक ख़ास किस्म की संस्कृति जो है वो इस देश में लागू हो सके, जिसे हम सनातनी परंपरा के नाम से जानते हैं। ये कहते तो हैं अपने आप को कि हम सनातनी हैं, और यही सबसे बड़े कॉन्स्पिरेटर भी हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि आप देखिए, इस वक्त हमारे देश में जो देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, प्रमुखता होनी चाहिए थी, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए था सबसे पहले, चाइना इस समय आपके साथ क्या कर रहा है। आप इसी देश के जो हैं इसकी जमीन नहीं, मैं बता रहा हूँ, इस देश के जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, ठीक है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि अब तक चाइना 48,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ज़मीन हड़प चुका है हमारी। तो बजाय उनसे निपटने के, उनसे आपके लोहा लेने के, आपने जंग जो है वो उस पूरे पीरियड के दौरान आपने जंग अपनी ही जनता के खिलाफ छेड़ दी, है ना, कि आप अपने ही जनता के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई थी इस पीरियड में जब आपके दुश्मन आपके बॉर्डर पे खड़े हैं, आपके सैनिक वहाँ शहीद हो रहे हैं, ठीक है, शहीद हो रहे हैं, और उसके बावजूद आपको इस तरह का अध्यादेश लाना, पार्लियामेंट का सेशन में ना होना, उसके बाद भी आप अध्यादेश ला करके एक काला कानून बना रहे हैं। और इस पूरे कानून का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आपके हाथ पास जो ज़मीन है वो आपसे छीन लिया जाए, ठीक है, ये आपको मजबूर कर दिया जाए। आप इतने बलवान न रहें, इतने शक्तिशाली न रहें कि आप सत्ता के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उनकी संस्कृति के खिलाफ कुछ आप बोल सकें, या उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आप कुछ बोल सकें। बजाय इसके कि आप अपने बॉर्डर्स को देखते, वहाँ सुरक्षा प्रदान करते, उस पर डिलिब्रेशन करते कि आप जो है हमारी ज़मीन से निकल जाएं, वो करने के बजाय आप उल्टा उलझा रहे हैं हमारी लड़ाई में, हमारे नागरिकों को जो है मार रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ। ये यहाँ आज मैं आया हूँ यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे, तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहाँ आप किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें अच्छी खासी तादाद जो है वो सैनिकों की और सुरक्षा बलों की मौजूद है। तो मैं सरकार से या मोदी जी से या आरएसएस के मोहन भागवत से ये सवाल करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या ये लोग चाइनीज़ हैं जो आपकी ज़मीन हड़पने आए हैं? ये आपके देश के अपने मुल्क के नागरिक हैं। आपने चाइना का नाम लिया, वो तो प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं लेता। हाँ, वो तो बोलता है नहीं लेता। ये देखो कितनी अनहोनी बात है। हाँ। जो झूठ है उसको माना जा रहा है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है कि हमारी तो कोई जमीन नहीं मारी। तो हमारे सैनिक, मैं पूछता हूँ, हमारे सैनिक किसने मार दिए? हाँ, किसने मार दिए? वो मेरा जो भाई था वो किसने मार दिया? हाँ। और रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है पार्लियामेंट में। वो झूठ बेड़ा करके झूठ नहीं करना इन्हां दा। एक युद्ध जेड़ा रामायण दा युद्ध होया ही, वो युद्ध होने वाला है। बस सभी जनता मर जाएगी, जो मर जाएगी तो साफ हो जाएगा सब युद्ध में फंसा। हाँ। आखिरी में पैगाम आपका क्या है सरकार को और हम जैसे नौजवानों को? आपका तो पैगाम ठीक है, जो हमारे सपोर्ट पर आए। अगर नौजवान जैसे आप हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप मेरी मदद करेंगे तो हमको और बल मिलेगा, बल मिलेगा, सोच मिलेगी। जो हम अनपढ़ हैं वो उसके में पढ़ा लिखा आएगा तो हमारे जो ज़मीन है, जो देश की संस्कृति है वो बचेगा। ये अभी नहीं उठेगा तो कभी नहीं उठेगा, शांत हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करता है, जो अटैक करता है, जो ज़मीन खो लेता है, सैनिक मार देता है, तो अटैक नहीं है? तो ये कोई बात नहीं बोलता, इसको बोलना नहीं चाहिए।
ये चाइना का नाम नहीं लेता, किसानों को क्या है इसका मीडिया बोलता है ये आतंकवादी हैं, इसके मुद्दा भड़का देते हैं ये सब हैं। नहीं अगर किसान मैं 60 साल का हूँ, मेरे ऊपर पानी की बुछाड़ हुई, हंजू गैस मेरे ऊपर फेंका गया, क्या मैं मेरे ऊपर इतना जालमना मेरी सरकार काम करेगी? मेरे को कितना मेरे ऊपर कितना जो जुल्म किया, जुल्म होता है ये, जुल्म है मेरे ऊपर पानी। और ये किसी ने दिया कोई सरदार जी आप हमारे ऊपर पानी पड़ा है तो ये ले लो, आपको तो लेने भी नहीं आया, वो मेरे देश का नागरिक है, उसकी सोच क्या है, तो इसका सोच क्या है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस जो झुंडली है 300 को आरएसएस के सबको, क्या आप चाइना को भूलेंगे? चाइना हम मेरी जितने सैनिक मारे चाइना ने मारे हैं, तो आपको चाइना का नाम नहीं लेते तो चाइना को जीतेंगे कैसे? चाइना को देंगे तो इस किसान को गरीब है उसकी तौन पकड़ के मार देता है ये ऐसे ही पूरा नागरिक को मार देगा। कोई नागरिक इसके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं, ये एक ही है। कोई आदि दलित कैसा, मैं अभी गया उड़ीसा में कैसे वो जिंदगी व्यतीत करते हैं, इसको बोलो उधर जाए एक रात उधर का खाना खाए हैं, खाना तो 7 स्टार में आता है, इसका पता नहीं विदेश में आता होगा। तो जे अमित शाह को कैंसर हुआ तो मेरे गरीब जो मेरे गांव का हॉस्पिटल है वहाँ दवाई ले आए, उसमें एक रात गुजारे, एक नहीं आधा रात गुजार दे तो मैं मान जाएगा भी ये ठीक है। इसको तो पता नहीं है क्या कितना मच्छर है सरकारी हॉस्पिटलों में, कितना गंदगी है। आइए आना चाहिए ना इसको, बिल्कुल। तो देश को ऊपर क्या कह रहे, 5 ट्रिलियन की 5 ट्रिलियन के 500 ट्रिलियन की बात करते हैं इकोनॉमी की, इतना इकोनॉमी वो ऐसे करेगा भी देश को नागरिकों को मार के तो फिर बनेगा इकोनॉमी। तो अभी हम लोगों ने लंबी बात की, कुल लब्बो-लुबाब ये है कि जिनको ये कहा जाता है कि वो नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, उनको बरगलाया गया है। आप इनके सवालों को सुनिए, इनके सवालों में चिंता है शिक्षा की, अस्पतालों की, किसानों की, नौजवानों की, और देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी जिनके ऊपर जो खतरा है उन सारे सवालों को आपने यहाँ पे एड्रेस किया। तो आप इनको कहते हैं कि नासमझ है, कम पढ़े लिखे हैं, और जितने सवाल इन्होंने पूछे हैं यही सवाल न पूछे कोई सरकार से, इसीलिए इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये असल में नागरिक हैं जो इनके सवाल हैं, और इस बात को अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये उसके ऊपर भारी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।